Times now. Action begins here. अमित शाह जी, वेलकम टू रियल पॉलिटिक्स। दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। 11 ministers and imported chief ministerial candidate, as the Aam Aadmi calls Kiran Bedi, and a carpet bombing of Narendra Modi's rallies. Is the BJP nervous somewhere? कारपेट बॉम्बिंग कहाँ है? 4 ही तो सभाएं हैं और करने वाले हैं आप। अगले 2 दिन आपकी रैलीज रहेंगी, फिर 1 दिन का गैप है, फिर 2 और रैलीज, तो एक कारपेट बॉम्बिंग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इसी तरह से चुनाव लड़ती है, क्योंकि इस बार चुनाव दिल्ली में है, आप लोगों को नजर आता है। यही सारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में भी थे, झारखंड में भी थे और जम्मू कश्मीर में भी थे, हरियाणा में भी थे। मगर क्योंकि दिल्ली एक मीडिया का सेंटर है, देश का कैपिटल है, इसलिए थोड़ा ज्यादा नजर आता है आपको। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन 11 मंत्री, 120 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे तो आपने कभी किसी चुनाव में नहीं उतारे जितने आप दिल्ली में उतार रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी नर्वस है आम आदमी पार्टी से। नर्वस होने का सवाल ही नहीं है। आप परिणाम के दिन देख लीजिएगा, हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अमित शाह जी, जब आप उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे थे, आपकी सीटें भी बेतहाशा आई थी, बल्कि खाली कांग्रेस की जो फैमिली सीटें थी या मुलायम सिंह जी की फैमिली सीटें बची थी, बाकी आपने सारी स्वीप कर ली थी उत्तर प्रदेश में। वहां तो आपने इतनी बैटरी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं उतारी। उस वक्त संभव ही नहीं होता, क्योंकि पूरे देश का चुनाव होता है। आम चुनाव के वक्त सब लोग अपने अपना चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। ये एक ही स्टेट का चुनाव चल रहा है, इसलिए सारे लोग कंपैरेटिवली फ्री है। तो यहाँ पर है चुनाव में, इसमें बुराई क्या है? इसमें एक बात यह भी है कि दिल्ली में जब आपने बाहर से एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट लाए, आप किरण बेदी जी को लेके आए, तो लोगों का कहना है कि अनरेस्ट सा फैल गया। जिन नेताओं ने 10-10 साल, 15-15 साल दिल्ली में मेहनत की, उनको आपने दरकिनारे किया और किरण बेदी जी को, एक इम्पोर्टेड नेता को आप ले आए बीच में। इससे काफी आपकी बीजेपी के कैंप में अंदरूनी तनाव सा बढ़ गया है। आपको ऐसा लगता है कि इस अंदरूनी तनाव से देखिए, मुझे कहीं पर अंदरूनी तनाव नहीं नजर आया है। जहां तक तनाव का सवाल है, तनाव रिफ्लेक्ट होता है बगावत में। आज एक भी बागी कैंडिडेट बीजेपी का 70 सीटों में से एक भी सीट पर नहीं है। एक बात, बूथों की रचना समाप्त हो चुकी है, पेज प्रमुखों की रचना समाप्त हो चुकी है, विधानसभा के संगठन की रचना, चुनावी संगठन की रचना समाप्त हो चुकी है, जिले की समाप्त हो चुकी है और पूरे रिदम में संगठन टॉप टू बॉटम बात कर रहा है। सवाल, मीडिया ने किरण बेदी जी की एंट्री को एक शुरू से अलग एंगल देने का प्रयास किया, इसलिए एक परसेप्शन बना है। भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो आने के दिन, कुछ ही दिन के बाद चुनाव लड़े। मैं 1 दर्जन नाम आपको गिना सकता हूं। किरण बेदी जी कोई पहली व्यक्ति नहीं है, कई नेता ऐसे हैं। मसलन नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन चौहान, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जसवंत सिन्हा, कई सारे ऐसे, जनरल खंडूरी, कई सारे ऐसे नाम हैं कि आने के साथ ही चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी परंपरा है कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने वाले लोगों को हम एक राजनीतिक एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। उनको राजनीति में प्रस्तावित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म देती है। मैं मानता हूं ये स्वस्थ परंपरा है। आप कहते थे, आपकी पार्टी का ये कहना था कि कहीं भी, किसी भी राज्य में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी के नाम पे अब आप लड़ा करेंगे। झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े थे। बल्कि दिल्ली में भी मैं आपको याद दिला दूं कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक सतीश उपाध्याय जी की नवंबर 4, 2014 को, और एक प्रभात झा जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, उनकी 3 जनवरी को 2015 को। दोनों की स्टेटमेंट ये थी कि दिल्ली में हमें चीफ मिनिस्टीरियल फेस की जरूरत नहीं है, हम मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम पर हमें वोट पड़ेंगे और इसी से हम सरकार बनाएंगे। फिर ये लास्ट मिनट चेंज इन स्ट्रैटेजी क्यों? ये दोनों नेताओं के जिनके आप नाम दे रही हैं, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि किस तरह से चुनाव लड़ेगी। ये देश का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है।
और भारतीय जनता पार्टी ने दर्जनों बार नेता घोषित कर चुनाव लड़ा है। मैं आपको गिना देता हूं। 3 बार मोदी जी को घोषित कर लड़े, वसुंधरा जी को घोषित कर लड़े, उमा भारती को घोषित कर लड़े, शिवराज सिंह चौहान को घोषित कर लड़े, अपने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को घोषित कर लड़े। कई बार हम नेता घोषित कर चुनाव लड़े हैं। समय समय पर सांप्रत राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है और ये कोइंसिडेंट है कि अभी 4 चुनाव हुए, इसमें नेता घोषित नहीं किया, मगर ये कोई हमारी पार्टी की प्रस्तावित परंपरा नहीं है। लोगों का कहना है, और खास करके आम आदमी पार्टी जो आपके साथ चुनाव में जमीन पर उतरी हुई है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी जो गोल्डन बॉय ऑफ द बीजेपी हैं, जो एक के बाद एक सक्सेस कर रहे हैं, वो अपने आप को दूर करना चाह रहे थे इस दिल्ली के रिजल्ट से, क्योंकि दिल्ली में वो रिजल्ट नहीं आने वाले जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में या झारखंड में आए थे। मैं कैसे दूर हो सकता हूं परिणाम से? 2.5 महीने से मैं ही चुनाव देख रहा हूं, हर लोकसभा क्षेत्र में गया हूं, बूथ रत्ना की बैठकें की है, बूथ के इंचार्जों का सम्मेलन किया है, व्यवस्था पूरी मैं मॉनिटर्ड भी कर रहा हूं, इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूं, सभाओं में भी जा रहा हूं। कैसे अपने आप को दूर कर सकता हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। बिल्कुल मैं चुनाव के अंदर सीधा ध्यान रख रहा हूं। किरण बेदी जी कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रही हैं। क्या ये आपका एक स्ट्रैटेजी है कि उनको ज्यादा एक्सपोज ना किया जाए, क्योंकि उनके कुछ स्टेटमेंट आए इधर? उनके स्टेटमेंट में था कि जिस तरह की मोदी की वेव थी उसी तरह किरण बेदी की भी वेव होगी। उनका एक स्टेटमेंट था कि ओबामा जी आए तो भारत उड़ने लगा। तो कुछ इनके स्टेटमेंट से आप इनको बचा रहे हैं, इसलिए शायद वो बोल नहीं रहे। देखिए, किरण बेदी में जो आपने शब्द प्रयोग किया कि एक्सपोज ना हो, एक्सपोज होने जैसा कुछ है नहीं। एक बिल्कुल उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा है। क्राइम और करप्शन के खिलाफ पूरा जीवन वो लड़ाई लड़ी है और एक ऑनेस्ट सोशल वर्कर का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक्सपोज होने जैसा कुछ नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्सपोज आम आदमी पार्टी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी किस तरह एक्सपोज हो रही है? आप तो हर दिन 5 सवाल उनके लिए पोज कर रहे हैं। इसी से एक्सपोज हो रही है। केजरीवाल जी का कहना है कि आप ऑलरेडी ऑपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप सवाल इस तरह के रेज कर रहे हैं जैसे ऑपोजिशन पार्टी विपक्ष में बैठ के करती है। हम सिर्फ वही सवाल रेज कर रहे हैं जिसके बारे में श्रीमान केजरीवाल बोले थे और बोलने के मुताबिक उन्होंने नहीं किया। उनकी कथनी और करनी का अंतर हम लोगों के सामने रख रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में कहां कहां आप खोट पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कथनी और करनी का अंतर आप मुझे पूछ रही है। मैं कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल, बहुत लंबी सूची है, कहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लेंगे। जैसे ही मौका आया समर्थन लेकर सत्ता पर बैठ गए। इन्होंने कहा था कि हमारे उसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा जो गाड़ी बंगलो नहीं मांगेगा। खुद ही भी गाड़ी बंगलो ले लिया, सभी मंत्रियों ने भी ले लिया। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, तीसरे ही दिन शीला दीक्षित जी पर हम एफआईआर बनाएंगे राष्ट्रमंडल खेलों के करप्शन के बारे में। क्योंकि समर्थन लिया था, एफआईआर नहीं बनी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उन्होंने परमानेंट करने का प्रॉमिस किया था, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था हर सप्ताह मुख्यमंत्री खुद लोक दरबार करेंगे, लोक संपर्क करेंगे, सचिवालय में करेंगे। एक ही बार करने का प्रयास किया, छत पर जाना पड़ा, बाद में बंद कर दिया। उन्होंने 49 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री का बनने का प्रयास किया। पूरे देश भर में चुनाव लड़ा, सब जगह पे हारे, वो खुद भी हारे। उस वक्त उन्होंने कहा था काशी में, मैं हारूं या जीतूं बनारस की सेवा करूंगा, पूरा जीवन बनारस के साथ जुड़ा रहूंगा। बनारस के लोग आज टॉर्च लेकर यहां उनको ढूंढने के लिए आए थे। बनारस एक भी बार नहीं गए। इन्होंने जो जो कहा है वो उन्होंने निश्चित रूप से नहीं किया है। कथनी और करनी में अंतर वाला, इतने बड़े अंतर वाला नेता मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो किरण बेदी को अवसरवादी बताते हैं, वो खुद अवसरवादी हैं? निश्चित रूप से। इन्होंने पूरे अपने जीवन को देखिए। आईआरएस अफसर बने, इस्तीफा दे दिया, सर्विस पूरी नहीं करी।
एनजीओ बनाई, बीच में ही अन्ना जी की एनजीओ के साथ जुड़ गए, खुद का एनजीओ छोड़ दिया। अन्ना जी के साथ कहते थे कि हम पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे, पार्टी बना दी। पार्टी बनाने के बाद कहते थे कि हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धांतों पर डटे रहेंगे, बाद में समर्थन ले लिया। और अब जीतने के लिए प्रत्याशियों के चयन में भी उन्होंने प्रैक्टिकल एक लचीला अप्रोच लिया है, जिसके कारण श्रीमान भूषण उनके खिलाफ है, जो उनके फाउंडर मेंबर हैं। आप जो रोज एक नए कैबिनेट मिनिस्टर को उतार रहे हैं मैदान में सवाल पूछने के लिए अरविंद केजरीवाल से, क्या ये अच्छा नहीं होता कि किरण बेदी खुद एक डिबेट में आ जाती हैं? अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं कि वो सीधा सीधा डिबेट करने को तैयार है किरण बेदी के साथ, तो क्या ये डिबेट आपस में वो एक दूसरे को सवाल पूछें, ये बेटर नहीं रहता? नहीं, अभी भी जवाब दे दे, अपने आप डिबेट हो जाएगा। ये जवाब दे ही सकते हैं। नहीं, पर ये तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स किरण बेदी जी तो अरे भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी से पूछ रही है, किरण जी अभी लोक संपर्क कर रही है। अगर वो कहते हैं कि किरण जी पूछे तो जवाब देंगे, तो मैं कल को पूछवाऊं, मगर वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं किरण बेदी जी, आप समझते हैं ये जो ओबामा का ट्रिप रहा, इसको जो यूज करना था, ये क्या दिल्ली के इलेक्शन के लिए ओबामा का ट्रिप हुआ था? देखिए, मुझे लगता है नाविका जी, आप लोगों का रिसर्च बड़ा वीक होता है। ओबामा जी को जो निमंत्रण भेजा गया और उसका स्वीकार हुआ, दिल्ली के इलेक्शन के पहले हो चुका है। उस वक्त दिल्ली का इलेक्शन कहीं था नहीं। एक बात, किरण बेदी तो यूज कर रही हैं। सुनिए तो, पूरी बात सुन लीजिए। एक बात, दूसरी बात, 26 जनवरी हम नहीं ला सकते। 26 जनवरी की तिथि तय होती है और इलेक्शन का समय पत्रक भी हम नहीं बना सकते, वो इलेक्शन कमीशन बनाता है। तो 26 जनवरी इलेक्शन के बीच में आना कोइंसिडेंट है। और जहां तक यूज करने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार जो कुछ भी अच्छा करेगी उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। किसको मिलेगा फायदा? मेरी पार्टी की सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार अच्छा करेगी तो मेरी पार्टी को ही फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को थोड़ी ना फायदा होना है। ओबामा जी के आने से देश के अर्थतंत्र को गति मिलने वाली है। देश दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र के बीच में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं और भारत का स्थान दुनिया में निश्चित रूप से एक अच्छी जगह पर प्रस्तापित होने वाला है। तो इसका फायदा स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। एक कॉन्फिडेंट पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में, जो इतने बड़े बड़े काम कर रही है, ओबामा जी को बुला रही है, वो क्या अरविंद केजरीवाल को 26 जनवरी की परेड के लिए नहीं बुला सकती थी? वो कह रहे हैं कि वो आना चाहते थे लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। देखिए, 26 जनवरी की परेड का निमंत्रण पूरे दिल्ली की जनता के लिए और देश की जनता के लिए ओपन निमंत्रण होता है। इसमें किसी पास की जरूरत नहीं होती। मगर केजरीवाल जी अगर वीआईपी पास की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य है, वीआईपी कल्चर को दूर करने के लिए जो लोग राजनीति में आए, उन्होंने वीआईपी पास की अपेक्षा क्यों रखनी चाहिए? आम आदमी की तरह आम आदमी के बीच में बैठना चाहिए था। एक और तो आप कहते हैं कि राजनीति के अंदर से वीआईपी कल्चर को दूर करो और दूसरी ओर वीआईपी पास की डिमांड करते हैं। किरण बेदी जी वीआईपी बनकर पहले रो में बैठ सकती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं। मेरी पार्टी की सरकार है, पार्टी इन पावर के पास अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो पास होते हैं उसमें से किरण बेदी जी को मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए पास नहीं था। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ना मांगा ना हमने दिया। मैं अभी भी मानता हूं कि उन्होंने वीआईपी कल्चर का विरोध किया है, उन्होंने पास की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी। फिर से एक बार वो जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी के साथ बैठना चाहिए था। अमित शाह जी, इसमें बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं कि 7 दिन का समय रह गया है दिल्ली के इलेक्शन के लिए, ना आपका कोई विजन डॉक्यूमेंट आया, ना कोई मैनिफेस्टो आया। कहीं ना कहीं एक किरण ब्लूप्रिंट है। क्या ये किरण ब्लूप्रिंट बीजेपी के ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रहा, या आप दिल्ली की स्टेटहुड की बात से मुकरना चाह रहे हैं इसलिए आपका मैनिफेस्टो नहीं आ रहा? क्या वजह है कि अब तक मैनिफेस्टो नहीं आया? देखिए, मैनिफेस्टो की जगह हम विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, कल परसों हो जाएगा, एक बात। और जो पूर्ण राज्य के दिल्ली की डिमांड का सवाल है, मैं मानता हूं इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बहुत गंभीर प्रकार का
प्रश्न है। इस पर एक बहस स्वस्थ समय के अंदर करनी चाहिए। इमोशनल चुनावी मुद्दा बनाने से नुकसान होगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी दिल्ली तैयार नहीं है, इस पे अभी बहस की जरूरत है। बहस की जरूरत है। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं होगा जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेन मुद्दा है इस चुनाव का। आप समझते हैं इसको मेन मुद्दा नहीं बनाया जाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बीजेपी स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड के लिए अभी रेडी नहीं है? मैंने कहा कि इलेक्शन के समय पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे चर्चा नहीं होती है। उस वक्त वोट बैंक की राजनीति में ऐसे संवेदनशील मुद्दों को नहीं फंसाना चाहिए। एक स्वस्थ समय पर इसकी ठीक से बहस होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का आपकी तरफ एक एलिगेशन है कि बीजेपी के मंत्री कहीं ना कहीं एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट रखते हैं और कहीं ना कहीं उन पे स्टिंग करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है अरविंद केजरीवाल को, जो रोज ये अपेक्षा करते हैं कि कोई बीजेपी का नेता उन पर स्टिंग करेगा? हमने तो कभी स्ट्रिंग का समर्थन नहीं किया। ये तो माइक में जोर जोर से बोलते थे जनता स्ट्रिंग करे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रिंग करे। अब वो क्यों स्ट्रिंग से डरने लगे हैं? हमने तो कभी स्ट्रिंग की राजनीति का समर्थन नहीं किया। छलावे की राजनीति लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती। मगर उनका तो सिद्धांत था कि स्ट्रिंग करो, एक्सपोज करो, एनार्किस्ट की तरह बिहेवियर करो। अब क्यों डर रहे वो? कहीं ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनके साथ संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि किरण बेदी जी को सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि उनको स्केपगोट बनाया जा सके। जब किरण बेदी जी शपथ लेंगी तब हम इस बार गलती नहीं करेंगे, उनको एक वीआईपी पास भेज देंगे। तो आप उनकी शपथ समारोह पे अरविंद केजरीवाल को वीआईपी पास भेजेंगे। तो आपकी ये चेतावनी है अरविंद केजरीवाल को कि वो ना निमंत्रण है, चेतावनी कहाँ है? निमंत्रण है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि आपने आज जो खुलासा हुआ है, जयंती नटराजन ने जो खुलासा किया है, कहीं ना कहीं इनको आपने बैकिंग दी है जयंती नटराजन को, इसलिए वो खुलकर सामने आई हैं, क्योंकि आप दिल्ली इलेक्शन में थोड़ा कांग्रेस का जो एक दूसरा कंट्रोवर्शियल करप्शन वाला एंगल है उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। नहीं, अगर दिल्ली इलेक्शन के होता तो वो प्रेस यहां होती। हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। मुझे मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम है जयंती जी और राहुल जी के बीच में। उसके कांग्रेस ने इन हाउस सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक और भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके पास कोई डायरी है और ये डायरी में कुछ किसी कॉर्पोरेट हाउस की डायरी है, कुछ एंट्रीज हैं जो आपके हाथ लगी हैं और आपने ये यूज किया है ब्लैकमेल करने के लिए जयंती जी को। कोई डायरी से ब्लैकमेल नहीं होता। इस तरह की हजारों डायरिया आप भी बना सकती है, आपका कैमरामैन भी बना सकता है, कई प्रकार के लोग बना सकते हैं। इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। कोई ब्लैकमेल भी नहीं होता। कोई इतना इमेच्योर नहीं है। तो आपने जो इतनी सारे लीडर्स कांग्रेस से भी लिए, आपने कृष्णा तीरथ को लिया, आप और भी आपने अपने बीजेपी के दरवाजे खुले रखे हैं और नेताओं के लिए, क्या ये दरवाजे जयंती नटराजन जी के लिए भी खुले हुए हैं? नहीं, हमारे पास उन्होंने कोई संपर्क भी नहीं करा, ना मेरे पार्टी के पास ऐसी कोई सूचना आई है। अरविंद केजरीवाल ने एक और बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, वो ये है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब ये अन्ना जी का मूवमेंट था तब से ही किरण बेदी जी जो थी वो बीजेपी की तरफ थोड़ी सी सॉफ्ट थी और कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का सपोर्ट रहा है इंडिया अगेंस्ट करप्शन को। क्या आपने ये एक अवसरवादी मूवमेंट देखा था जिसको आप कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज कर रहे थे? तो अरविंद केजरीवाल वो अवसरवादी मूवमेंट का हिस्सा थे क्या? अरविंद जी क्या कहना चाहते हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अगर बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर चल रहा था तो वो भी तो इसका हिस्सा थे। तो किरण बेदी जी वो स्वीकार करेंगे इसको? वो तब क्या बीजेपी के इशारों पे तब भी चल रही थी? कभी इस तरह की लंबी बातें कोई योजना बनाकर हो नहीं सकती। ना अन्ना जी किसी के संपर्क में थे, ना अरविंद केजरीवाल थे, ना किरण जी थी। अरविंद केजरीवाल किरण हमेशा साथ में
सभी पार्टियों से मिलते थे, उसी तरह से भाजपा के नेताओं को भी मिलते थे। उसमें तो अरविंद भी होते थे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था दिल्ली के इलेक्शन में, क्योंकि उन्होंने 1 या 2 रैलीज की हैं, ज्यादा वो नजर नहीं आते? मैं तो चाहता हूं कि राहुल जी की ज्यादा रैलियां हों। इससे बीजेपी को फायदा है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं चाहता हूं कि ज्यादा रैलियां हो। सब पार्टी के प्रमुख नेताओं ने प्रचार करना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि ये एक त्रिकोणीय इलेक्शन ना होके बस 2 साइडेड इलेक्शन है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल मैदान में नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा मानना ठीक नहीं है। ये त्रिकोणीय इलेक्शन ही है और वो ठीक है, एज बीजेपी की और अब आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, मगर कांग्रेस कहीं है नहीं, ऐसा कहना ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा। और बीजेपी की विक्ट्री के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीतेगी। देखिए, 8 महीने की सरकार के समय का जो एक हमारा 8 महीने का समय मिला, उसी में हमने मोदी सरकार ने जो जो वादे किए थे सब में कुछ न कुछ प्रोग्रेस किया है। हमने महंगाई को कम करने में सफलता हासिल की है। हमने मेक इन इंडिया की योजना लॉन्च कर रोजगारी की दिशा में काफी बड़ा कदम उठाया है। गंगा योजना अभी शेप ले रही है, मगर वो होते ही देश भर की नदियों को साफ सुथरी करना और पर्यावरण की दृष्टि से और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होने वाला है। मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी शपथ विधि के बाद उनका ग्राफ पॉपुलैरिटी का नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। और जितने भी पब्लिक मैंडेट के टेस्ट आए, चारों टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से पास होकर बाहर आई है। अगर दिल्ली में टेस्ट में पिछली बार की तरह कुछ कसर रह जाती है तो क्या ये भी रिफ्लेक्शन होगा मोदी जी के पॉपुलैरिटी का? देखिए, एक बात आप पहले समझ लीजिए कि किसी भी केंद्र सरकार की कार्यवाही के आधार पर ही राज्य का चुनाव नहीं होता। काफी सारे कारण होते हैं। एक प्रमुख कारण केंद्र सरकार की कामकाज भी होता है, मगर एक मिला जुला इफेक्ट होता है। और दिल्ली के चुनाव की आप ज्यादा चिंता मत करिए। 10 तारीख को मुझे फोन करेगा, निश्चित भारतीय जनता पार्टी बाकी 4 राज्यों की तरह यहां भी अच्छे बहुमत के साथ विजयी होकर बाहर। तो बहुमत पूरा आएगा? कोई अच्छा बहुमत आएगा। हम करीब करीब 2/3 के नजदीक पहुंचेंगे या 2/3 तक पहुंचेंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा। तो ये एक वादा रहा कि हम नंबरों पे बात करेंगे जिस दिन 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। जी जी, जरूर। और रिजल्ट वाले दिन हम आपसे पूछेंगे। मैंने हर बार रिजल्ट वाले दिन बात भी की है और आपने स्वीकारना पड़ा है कि मेरी बात सही हुई है। थैंक यू वेरी मच अमित शाह जी फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली के इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन हम आपसे दोबारा मिलेंगे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ रियल पॉलिटिक्स। We'll be back with a special guest next time again on the Real Politics.